कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। जिसको और अमेजिंग सा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। और मेरे प्यारे सारे से बच्चों का वार्म वेलकम करते हैं आज के सेशन में, जो कि होने वाला है हमारा मैराथन सेशन ऑन द चैप्टर हेरिडिटी। नाउ लेट मी टेल यू ये मैराथन सेशन क्या होने वाला है। देखो, इससे पहले आपका फिजिक्स का मैराथन, एसएसटी का और मैथ्स का हो चुका है। तो लेट मी टेल यू, देखो इसका टाइम डिसाइडेड है 12 बजे डेली या थ्राइस अ वीक आपका मैथ्स का मैराथन रहेगा। 3 बजे आपका एसएसटी का मैराथन रहेगा, जहां पे आपके टॉपिक्स को हम लोग शॉर्ट में डिफाइन भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे कि क्या क्या है उस चैप्टर के अंदर, उसके टॉपिक की रिविजन कर लेंगे एंड साथ साथ में उसी से रिलेटेड हम इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले। उसी तरीके से आज वाले सेशन में हम हेरिडिटी प्रैक्टिस करेंगे। हेरिडिटी के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके टॉपिक वाइज होंगे, कौन कौन सा उसमें से इजी क्वेश्चन है, कौन कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगी। एंड साथ साथ में हम चैप्टर का रिविजन भी करेंगे। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखो, ताकि आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएं और साथ साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। एंड हेयर यू गो। तो देखो भाई, आज के सेशन में हम सबसे पहले तो भाई चैप्टर को डिफाइन कर लेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन पढ़ लेंगे उसमें, जो हेरिडिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, हम वो भी देख लेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे एंड साथ साथ में यहाँ पे एक और टॉपिक है, दैट इज दी सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। मतलब आप अभी 2023-24 का सैंपल पेपर देखोगे तो वहां भी सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक गिवन है। इवन 22-23 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक अवेलेबल है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप मिस आउट करके नहीं जा सकते हो। इसके अपार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, वो चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे मीडियम क्वेश्चन हो, और लास्ट में एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन होगा जो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारे एनिमल्स और हमारे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से रिलेटेड आपका एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब मार्क्स अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना, कोई गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती है, नो गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड साथ साथ में यहाँ पे कोई जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होती। क्या आपने यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन देखी है? नहीं, आपने कोई यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं देखी हुई है। अब अगर मैं बात करूं आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज दी वेरिएशन। तो क्या यहाँ पे वेरिएशन होता है? तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ही लेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? देखो बच्चों, होता ये है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब एक ही पेरेंट का डीएनए जो है वो आगे पास ऑन हो रहा है। उसी डीएनए की क्या बनाई जाती है? कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, उसको कॉपी किया जाता है। उसमें बहुत ही, जब डीएनए को कॉपी किया जाता है तो उसमें थोड़े थोड़े से माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक बात बताओ, आप मैगी बना रहे हो, मैगी में सिर्फ पानी डाल करके, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डाल करके मैगी बनाओगे तो क्या वो अच्छी बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनने वाली है। लेकिन अगर उस मैगी में आपने पानी के साथ साथ मैगी मसाला भी मिलाया है तो क्या आपकी मैगी अच्छी नहीं लगेगी? डेफिनेटली वो खाने में अच्छी लगेगी। आपको वेरिएशन चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे मैगी में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट का एक सिंगल डीएनए है, वही कॉपी हो रहा है, वही आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहा है, उसी की कॉपी हो रही है, तो क्या उसमें वेरिएशन दिखेंगे? बहुत ही लेस दिखते हैं नो डाउट, लेकिन आपको पता नहीं चलेंगे और वो बहुत ही कम वेरिएशंस होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देख लो बढ़िया से शादी कर रहा है ये, है ना। ह्यूमन बीइंग्स में और इवन एनिमल्स में हमें मेजर अमाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्या होते हैं, आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या उसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है? डेफिनेटली आपकी गैमीट फॉर्मेशन होती है। मेल्स में स्पर्म होता है एंड फीमेल्स में ओवम होता है। स्पर्म में अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ओवा में अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो दोनों हेरिडिटी मटेरियल जब आपस में मिक्स होते हैं और उनसे जब नया आपका जाइगोट फॉर्मेशन होती है, तो जाइगोट के अंदर जो डीएनए होता है वो एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। उसमें 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें पापा के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें मम्मी के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पापा के कैरेक्टरिस्टिक कॉपी हो रहे होते हैं, मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक कॉपी हो रहे होते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर के आपको एक अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि मैम वेरिएशन किस टाइप का हमको देखने के लिए मिलता है? ठीक है, वेरिएशन जो है वो आपको इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मिलेगा। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो आपके पापा मम्मी में से ट्रांसफर हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके बालों का कलर, तो मेरी मम्मी के बालों का कलर ब्लैक है लेकिन मेरे पापा के बालों का कलर ब्राउन है, तो मेरा कलर जो है वो ब्लैक आ गया, मम्मी से मेरे ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरीके के वेरिएशंस की मैं बात कर रही हूं, इस तरीके के चेंजेस की मैं बात कर रही हूं। देखो आपका बॉडी डिजाइन सेम रहता है। बॉडी डिजाइन क्या होता है? सेम रहता है, क्योंकि डीएनए तो सेम ही है ना भाई। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो तो सेम है। घर बनवाते हो तो एक ब्लूप्रिंट बनवाते हो घर का कि ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम बनेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका प्लेइंग ग्राउंड बनेगा, साउथ डायरेक्शन में आपकी किचन बनेगी। तो दैट्स द ब्लूप्रिंट। डीएनए के पास ब्लूप्रिंट रहता है कि आपकी 1 नाक बनेगी, 2 आंखें बनेंगी, 2 कान बनेंगे, बाल यहीं पे बनेंगे, 2 हाथ यहीं पे बनेंगे, 2 पैर यहीं पे बनेंगे, स्टमक, लिवर अपनी अपनी पोजीशन पे बनेंगे। ठीक है, तो आपकी बेसिक बॉडी डिजाइन क्या होती है? इट इज सिमिलर टू योर पेरेंट्स, बट यू आर नॉट आइडेंटिकल। यू आर नॉट आइडेंटिकल। अब इस क्वेश्चन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि यू आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर भी होते हैं ऑफस्प्रिंग्स और आइडेंटिकल भी होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है क्लोन्स, हूबहू जो दिखने वाले लोग होते हैं, दैट इज आइडेंटिकल। सिमिलर का मतलब ये होता है कि आपकी बेसिक बॉडी डिजाइन सेम रहती है आपके मम्मी पापा से। आपके मम्मी के भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, आपकी 5 उंगलियां 10 उंगलियां, आपके भी 10 उंगलियां, मम्मी के 2 पैर हैं, आपके भी 2 पैर हैं, पापा के 2 पैर हैं, 2 पैर हैं, 2 कान पापा के भी हैं, आपके भी 2 कान हैं। तो ये बेसिक बॉडी डिजाइन आप लोगों की सेम रहती है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो आपका ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन सेम रहती है। बस आपकी वो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत वेरिएट होती है, चेंज होती है, जो आपकी इनहेरिट हो रही होती है। मतलब ये जो आपकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो चेंज हो सकती है, जैसे कि बालों का कलर, आंखों का कलर, आपके फेस का कलर, ठीक है, आपकी हाइट, ये सारे कंट्रोल ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मिक्स मैचिंग होकर के चेंज होते हैं। रेस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेम रहती है आपकी। वो प्रोटीन्स, देखो अगर जो इंफॉर्मेशन सेम है, जो प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन सेम रह रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन भी चेंज होती है तो आपके बेसिक बॉडी डिजाइन में भी चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। तो बेसिक बॉडी डिजाइन में अगर आपका वेरिएशन आ रहा है तो आपको सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स भी नहीं दिखेंगे, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिल जाती है आपको। ठीक है, एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसीलिए देख रहे हो आप सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जेनेटिक मेकअप सेम रहता है। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड दे आर आइडेंटिकल, मतलब क्लोन्स होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं एनिमल्स की जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, देखो ये आपका लाइट ब्राउन है, ये आपका डार्क ब्राउन है, इनमें आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब आपकी डीएनए कॉपी हो रही होती है, जब आपकी डीएनए आपके मम्मी और पापा में से आई हुई होती है, वो कॉपी हो रही होती है, तो उसमें क्या आ जाती हैं, बहुत सारी इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके अंदर डिफरेंट से फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आप बॉडी में सिमिलर तो होते हो बेसिक डिजाइन में, लेकिन आप आइडेंटिकल नहीं होते, आप हूबहू अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिख रहे होते। उसका रीजन ये होता है
कि डीएनए कॉपी होते टाइम पे बहुत सारी इनएक्यूरेसीज आते हैं। इसका बेसिक लाइफ का एग्जांपल दूं ना मैं आपको, तो जब भी आप अपने किसी टॉपर बच्चे से कॉपी नोटबुक में लिख रहे होते हो तो आप सेम टू सेम लिख रहे होते हो, ठीक है, लेकिन आपके पेन का कलर चेंज होता है, आपकी हैंडराइटिंग डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस की बात मैं कर रही हूँ। बेसिक बॉडी डिजाइन सबकी सेम रहती है, लेकिन आप लोग आइडेंटिकल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपी होते टाइम पे इनएक्यूरेसीज आती हैं और जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर अमाउंट में देखने के लिए मिलती हैं, और यही क्या करता है, आपकी बॉडी में वेरिएशंस लेकर के आता है, ठीक है। अब देखो भाई, हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है? हेरिडिटी का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके मम्मी और पापा में से आपके अंदर ट्रांसफर हुए होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और ये जो होता है हेरिडिटी का जो कंसेप्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बहुत सारा वेरिएशन क्रिएट करता है। दिस लीड टू द वेरिएशन इन प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है कि आपके मम्मी पापा के जो आप बच्चे हो, आप उनके प्रोजनी हो, आप उनके ऑफस्प्रिंग हो। तो ये मेजर अमाउंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि बहुत सारा डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कॉपी होते टाइम पे इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये वेरिएशन के बारे में इतना ज्यादा मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूं, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये वेरिएशन जो होता है मेजर केसेस में, ठीक है, नॉट ऑल द केसेस बट मेजर केसेस में ये क्या प्रोवाइड करता है? एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। कैसे? देखो भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूं आपको, ये डायग्राम को देखना। ये डायग्राम जो है तुम्हारे क्लास 12th का डायग्राम है, बट मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि हुआ क्या। यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ जो है आपका ब्राउन कलर का है, जो आपका ट्री है एक्चुअली में वहां पे ब्राउन कलर का है, और उसके अंदर दो कलर के बीटल्स पैदा हुए, एक ग्रीन कलर के, एक ब्राउन कलर के। अब एक मैं बात बताऊं कि अचानक से जो ग्रीन कलर का वेरिएशन आया है आपके बीटल्स के अंदर, क्या उनके लिए सर्वाइवल है वो? हाँ या ना? तो वो ना है। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर का ट्री है, ब्राउन कलर के ट्री पे ब्राउन कलर का जो बीटल है वो कैमोफ्लेज अच्छे से हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं अच्छे से। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं ग्रीन कलर के बीटल्स की, तो क्या वो कैमोफ्लेज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उनको आराम से क्रो उठा लेंगे और उनको खा जाएंगे, ठीक है, आराम से क्रो उठाएंगे और खा जाएंगे। तो क्या उनका ये जो वेरिएशन है ग्रीन कलर का वो उनको यूजफुल लगा? नहीं लगा, उनको कोई सर्वाइवल उसने नहीं प्रोवाइड करी, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ पे ब्राउन कलर की ट्री की जगह यहाँ पे ट्री जो है वो ग्रीन कलर का ले लूं, ग्रीन कलर का ले लूं, तो अब मुझे बताओ क्या ग्रीन कलर का बीटल सर्वाइव करेगा या ब्राउन कलर का बीटल सर्वाइव करेगा? ऑब्वियस ही बात है ग्रीन कलर का बीटल सर्वाइव करेगा ग्रीन कलर के पेड़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर के पेड़ पे वो कैमोफ्लेज हो जाएगा, जो ब्राउन कलर का बीटल नहीं हो पाएगा। तो अब आपको यहां से एक चीज समझ में आई कि आपका जो वेरिएशन होता है वो आपको अडेप्टेशन प्रोवाइड करेगा, सर्वाइवल प्रोवाइड करेगा। ये एक्चुअली में आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली में आपके नेचर पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली में आपके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस जगह पे जब उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम पे अगर उसके अंदर ये चेंजेस वेरिएशंस आ रहे हैं, तो क्या वो उस नेचर के अंदर सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये उसका नेचर डिसाइड करता है, ठीक है, ये उसका नेचर डिसाइड करता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, वेरिएशन जो है वो अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज प्रोवाइड करता है, नो डाउट करता है, लेकिन इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर नेचर कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह के लिए वो वेरिएशन जरूरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो वही सेम वेरिएशन आपको कोई चांसेस ऑफ सर्वाइवल नहीं देगा, और अगर आपका नेचर ने उसको सर्वाइव कर लिया, नेचर ने उसको अडेप्ट कर लिया वेरिएशन को, तो आप डेफिनेटली सर्वाइव कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर नेचर, ऑन योर हैबिटेट, जिस जगह पे आप रह रहे होते हो, ठीक है। बट हाँ, ये डेफिनेटली आपका सर्वाइवल इंक्रीज जरूर करता है, ठीक है। तो वेरिएशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि वेरिएशंस आपके इंपॉर्टेंट कैसे हैं, वेरिएशन कैसे आपको सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज में हेल्प करते हैं, वेरिएशन कैसे सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज में हेल्प नहीं करते हैं, ये सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये रॉ मटेरियल होता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एकदम से ड्रास्टिक अमाउंट में आपकी पूरी स्पीशीज ही चेंज हो गई।
पूरा बदलाव हो गया आपकी स्पीशीज के अंदर, और ये आपको इन्वायरमेंटल चेंजेस में, जो भी आपके हैबिटेट में चेंज हो रहा होता है उसमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर इन्वायरमेंट कि जिस जगह पे, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, उस हैबिटेट में उस वेरिएशन ने उसको सर्वाइवल दिया है कि नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको वो पेड़ का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करती हूं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड की, जो आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज ट्रेट। दैट इज ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपको इस पूरे चैप्टर में आपको ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक वर्ड भर भर के सुनने के लिए मिलेगा। मतलब इतनी बार सुनने के लिए मिलेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये होता क्या है। तो क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि व्हाट इज ट्रेट एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? मतलब एक गेस कर सकते हो। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, बट उस डेफिनेशन में आपको समझ में नहीं आएगा। ये ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ये जनरली आपके मम्मी और पापा में से आपके अंदर ट्रांसफर हो रही होती हैं, ठीक है। ये इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? क्या ये दोनों सेम होते हैं, क्या ये दोनों डिफरेंट होते हैं? तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं आपको हाइट का। I'll give you example of height. If I talk about height, तो this is known as characteristic. This is known as characteristic. लेकिन अगर हम इसी हाइट के कैरेक्टरिस्टिक में स्पेसिफिक चीजों पे चले जाएं, स्पेसिफिक चीजों पे चले जाएं कि हाइट उसकी शॉर्ट है या हाइट उसकी टॉल है, टॉलनेस और शॉर्टनेस पे डिफाइन करने लगे, तो दैट इज नोन एज ट्रेट। दैट इज नोन एज ट्रेट। तो एक स्पेसिफिसिटी पे जाएंगे तो हम ट्रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और हाइट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही हम आई कलर की बात करें, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट आई कलर, तो आई कलर आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। लेकिन आंखों का कलर ब्लैक है या आंखों का कलर ब्राउन है, तो ये ब्लैक और ब्राउन जो हो जाएंगे वो ट्रेट हो जाते हैं। देखो लिखा हुआ है, हाइट जो होता है वो कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर मैं उस हाइट में टॉल की बात करूं या शॉर्ट की बात करूं तो वो ट्रेट होता है, ठीक है, वो ट्रेट होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही जनरल सी इंफॉर्मेशन दूंगी कि देखो मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट के बारे में आपको इसीलिए बताया है क्योंकि आगे जाकर के आपको ऐसी ही स्पेसिफिसिटी वाले दो टर्म्स पढ़ने के लिए मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि जीन्स एंड अलील्स। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों क्या काम करते हैं, दोनों किस चीज को कंट्रोल करते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हम हाइट, आई कलर, बालों का कलर की बात कर रहे होते हैं। जब हम उसके अंदर स्पेसिफिसिटी की बात करें कि आंखों का कलर ब्लू है या ब्लैक है, आंखों का कलर ग्रीन है या ब्लैक है, या हाइट जो है टॉल है या शॉर्ट है, या बालों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, तो जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो उसको हम ट्रेट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई अब हमारे आ जाएंगे मेंडल चचा जी, हमारे मेंडल फूफा जी आ चुके हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में जो हेरिडिटी है उसका बेसिक कंसेप्ट, उसकी डिटेलिंग जो थी आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल जी ने बताई थी, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। उन्होंने पी प्लांट के ऊपर, जो आपका मटर का पौधा होता है जो आप अभी सर्दी में खा रहे हो, पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे, गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। इस पाइसम सटाइवम के साइंटिफिक नेम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इस साइंटिफिक नेम को आपको अच्छे से याद रखना है कि पाइसम सटाइवम होता है। और एक क्वेश्चन और आ चुका है कि ग्रेगोर मेंडल जी ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था, ग्रेगोर मेंडल जी ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था। इसका आंसर आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगी। लेकिन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हमें एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, दैट इज द टर्म्स जो आप जेनेटिक्स में, जो आप अभी हेरिडिटी में पढ़ोगे, जैसे कि जीन्स हो गया, अलील्स हो गया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके जीन की। तो क्रोमोसोम तो पता है ना आपको, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट होती है, एक यूनिट जो जीन्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक का जीन, ब्राउन का जीन, हाइट का जीन, आई कलर का जीन, ये जो जीन होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं, इन्हीं, ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ये जीन्स ही हमारे मम्मी और पापा के अंदर से हमारे अंदर जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक हमारे मम्मी पापा जैसे दिखती है, जैसे कि बालों
का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, आईज का लोब हो गया, फ्री ईयर लोब है या अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है, हाइट हो गई। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं वो हमारे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं जीन्स को। और ग्रेगोर मेंडल जी ने अपने टाइम पे जब पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्हीं जीन्स को जो है फैक्टर बोला था। इन्हीं जीन्स को क्या बोला था उन्होंने? फैक्टर्स बोला था। तो कभी कभी एग्जाम में जीन की जगह आपको फैक्टर वर्ड भी लिखने के लिए आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ग्रेगोर मेंडल जी ने अपने टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने इस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को, जीन को ही फैक्टर के नाम से बोला था। अब ये जो जीन्स होते हैं ना, ये आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। देखो उन्हीं ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जैसे आपने अभी कैरेक्टर और ट्रेट पढ़ा, तो अगर मैं बात करूंगी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की, इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर यही कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेसिफिक बात करूंगी, स्पेसिफिक ट्रेट की बात करूंगी, तो ये आपके कौन कंट्रोल करते हैं? अलील्स कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात कर रही हूं तो हाइट जो है वो आपके जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हाइट में आपका टॉल हाइट होगी या हाइट आपकी शॉर्ट हाइट होगी, तो ये आपके कौन कंट्रोल करते हैं? अलील्स कंट्रोल करते हैं। ये क्रोमोसोम्स में हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ब्राउन और ब्लू के फॉर्मेट में, ठीक है, जिसमें से एक आपका डोमिनेंट होता है, एक आपका रेसेसिव होता है। डोमिनेंट एंड रेसेसिव का मीनिंग भी अभी मैं बताऊंगी, लेकिन आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि अलील्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जब हम मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हम लोग टॉल के लिए हमेशा कैपिटल टी 2 बार लिखते हैं और स्मॉल टी हमेशा 2 बार लिखते हैं। कभी भी हम जीन्स को एक सिंगल में नहीं लिखते हैं, हम उनके 2 पेयर्स लिखते हैं, क्योंकि जीन्स में जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एक आपके टॉलनेस को कंट्रोल करता है, एक आपके ड्वार्फनेस को या शॉर्ट हाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लिया जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज फिनोटाइप। अब हम फिनोटाइप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना सीखेंगे तो उसमें ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो नाम का एक बढ़िया सा टर्म आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब भी हम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, जब भी हम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, फिजिकल फीचर्स को देखेंगे, हम उसके रेशियो को क्या लिखते हैं? फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं या फिनोटाइप लिखते हैं। तो जब भी हम उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके फिजिकल अपीयरेंस को ऑर्गेनिजम्स के देख रहे होते हैं, हम उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि ये पौधा क्या है? आपका टॉल है। ये पौधा कैसा है? आपका ड्वार्फ है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेनेटिक मेकअप, इसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, इनको इनकी बात ना करते हुए हम जब इनके फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं कि टॉल कौन सा है, ड्वार्फ कौन सा है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोटाइप कहते हैं जब हम उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं। पी से फिनोटाइप एंड पी से फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जीनोटाइप की। तो जब भी हम ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारा टॉल पौधा है लेकिन इसके जीन्स क्या है? कैपिटल टी है। ये हमारा ड्वार्फ पौधा है, इसके जीन्स क्या है? स्मॉल टी है। तो जब हम इनके जीन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। उसके जेनेटिक मेकअप के बारे में जब हम बात करते हैं उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ड्वार्फ प्लांट है तो स्मॉल टी, ठीक है। तो जब हम उनके जीन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा टर्म है। अभी मैंने आपको बोला कि हम जब जीन्स के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल टी लिखते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं। ये दोनों ही जो होते हैं ये टॉल प्लांट के लिए लिखा जाता है। ये दोनों ही जीनोटाइप जो होते हैं टॉल प्लांट के लिए लिखे जाते हैं जब हमारे दोनों अलील्स सेम होते हैं, जब हमारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर अलील्स होते हैं। सिमिलर अलील्स का मतलब ये वाला सिमिलर अलील्स
होते हैं तो हम उसे कहते हैं होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी, कैपिटल वी, ब्राउन आइज में कैपिटल वी। जब दोनों अलील सिमिलर होते हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, होमोजाइगस ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आपके डिसिमिलर एलील्स की, जैसे कि मैंने लिखा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, तो डिसिमिलर एलील्स जिसमें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस बोलते हैं। तो होमोजाइगस जीनोटाइप में हमेशा सेम एलील्स होंगे, देखो सेम एलील्स हैं, ठीक है, और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में हमेशा डिफरेंट डिसिमिलर एलील्स होते हैं। एक आपका कैपिटल लेटर में होगा, एक आपका स्मॉल लेटर में होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एलील्स में हम लोग कैपिटल लेटर जो होता है वो हमेशा उनके लिए यूज करते हैं जो आपके डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके क्लास में एक लड़का ऐसा है जो खूब लंबा चौड़ा है, ताकतवर सा है, तो वो क्या है? डोमिनेंट है, वो दूसरों को दबा देता है। तो डोमिनेंट ट्रेट में हम लोग, डोमिनेंट जीनोटाइप में हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होती है जो खुद को छुपा लेती है, एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, उसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद वही है आपका टर्म डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। अगर एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, खुद को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और ऐसा एलील आपका, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो डोमिनेंट के प्रेजेंस में छुप जाता है, उसको कोई एक्सप्रेस नहीं होने देता, ऐसे एलील्स को हम लोग रेसेसिव एलील्स बोलते हैं। देखो, डोमिनेंट एलील हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और रेसेसिव एलील जो होता है वो हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें यही सेम चीज देखेंगे। ठीक है, एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं। होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स हैं आपके, हेटेरोजाइगस मतलब डिसिमिलर एलील्स हैं। ठीक है, आपके फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब हम उसके जीन्स के बारे में जब जीनोटिपिक जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं तो हम उसको जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट की, जो आ जाते हैं हमारे इजी, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, लेट मी टेल यू, यहां से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इजी और मीडियम आते हैं। इवन अगर आप अपने कॉम्पिटेंसी बुकलेट को उठा करके देखोगे ना, और इवन अगर आप लोग इस बार का सैंपल पेपर उठा करके देखोगे, उसमें भी उसने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है हेरिडिटी का, तो इस बार आपके क्वेश्चन इजी आ सकते हैं। और इवन अगर आप 5 साल के पेपर उठा करके देखोगे ना, आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगने ही नहीं वाला है मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है वेरिएशन से रिलेटेड, कि व्हाई डू वी से दैट वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। ये वेरिएशन जो होते हैं आपके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कराते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कराते हैं जो उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट में, जो उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? सर्वाइव करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपके बुक में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 टाइप की बैक्टीरिया है, एक आपकी बैक्टीरिया 1 है, एक आपकी बैक्टीरिया 2 है। ठीक है, सपोज करो बैक्टीरिया 1 में अचानक से वेरिएशन आ गया, और कौन सा वेरिएशन आ गया? हीट रेजिस्टेंट का। हीट रेजिस्टेंट का मतलब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, मतलब बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है जिसमें वो रह रही है, वो टेम्परेचर अगर 45 डिग्री भी हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बैक्टीरिया 1 सर्वाइव कर जाएगी, जबकि 2 वाली बैक्टीरिया में नो वेरिएशन था, कोई वेरिएशन नहीं था। ठीक है, और ये लोग जो है अभी कौन से एनवायरमेंट में रह रहे थे, कौन से टेम्परेचर में रह रहे थे? 25 डिग्री टेम्परेचर में। अचानक से वो टेम्परेचर मैंने कर दिया 45 डिग्री, तो इसमें से कौन सी बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगी? वही 1 वाली बैक्टीरिया जिसके अंदर हीट रेजिस्टेंट की कैपेसिटी आ गई थी, जिसके अंदर हीट रेजिस्टेंट की कैपेसिटी आ गई थी, डेवलप हो गई थी, वेरिएशन आ गया था। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं वेरिएशन जो होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनको सर्वाइव करने में मदद करता है, अडैप्ट करने में मदद करता है। लेकिन अगेन मैं वही एक पॉइंट मेंशन करूंगी, ये वेरिएशन तब तक आपको सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करेगा जब तक आपके नेचर ने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आपके नेचर ने वेरिएशन को सिलेक्ट नहीं किया है तो वो वेरिएशन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज नहीं प्रोवाइड करेगा, सर्वाइव करने में मदद नहीं करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बेसिक लैंग्वेज में लिखना कैसे है? देखो, अगर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो टेम्परेट वाटर में रह रही है, टेम्परेट वाटर मतलब 25 to 35 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है,
उसका टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया बाय ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत सारी बैक्टीरिया जो होती हैं वो मर जाती हैं, लेकिन कुछ बहुत वेरिएंट्स जो होते हैं जो रेजिस्टेंट टू हीट थे, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया था, वेरिएशन आ गया था, तो वो क्या हो जाएंगी, सर्वाइव कर जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब अचानक से या धीरे धीरे करके टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये सर्वाइवल जो होता है ओवर टाइम, ये वेरिएशन उनको सर्वाइवल प्रोवाइड कर देता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपका वेरिएशन टॉपिक से उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अगेन ऐसे ही सेम क्वेश्चन की कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। अब आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से उसने घुमा दिया है, घुमाया है कि नहीं घुमाया है। कि आप कैसे कह सकते हो कि वेरिएशन अगर इंसान के अंदर या किसी स्पीशीज के अंदर हो रहा है तो वो उसको सर्वाइवल का एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या आप यही सेम बैक्टीरिया वाला आंसर इसमें नहीं लिख सकते हो? डेफिनेटली लिख सकते हो। कि भाई क्यों नहीं लिख सकते हो, उसमें हमने सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज तो बताया था कैसे उसको कंटिन्यूअस चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या करता है, अडेप्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपकी बैक्टीरिया थी, टेम्परेट वाटर में रह रही थी, अचानक से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो बहुत सारी बैक्टीरिया उसमें से मर गई, लेकिन कुछ बहुत सर्वाइव कर गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस आ गए थे हीट रेजिस्टेंट के। तो क्या वो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन ने उसको सर्वाइवल नहीं प्रोवाइड किया? डेफिनेटली प्रोवाइड किया। देख रहे हो भाई किस तरीके से एक क्वेश्चन को उसने घुमा फिरा करके आपसे एग्जाम में पूछा है। तो दिस इज द थिंग, इसी तरीके से आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। Next question, all the variation in a species do not have equal chances of survival. Why? And this is the question जो again उसने twist करके पूछा है। अभी तक आपसे उसने ये question पूछा था कि variation of species आपको survival का advantage कैसे provide कर रही है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये variation आपको survival का advantage कब नहीं provide करेगी। और इसी में आपको कौन सा example बताना है, वही बीटल वाला example बताना है जो मैंने आपको बताया था कि जो स्पीशीज में हो रहे हैं अगर उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है, मतलब अगर वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग है, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है, तभी वो उसको सर्वाइवल का एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो उसको सर्वाइवल का एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करेगा। सपोज करो देयर इज अ ग्रीन कलर ऑफ ट्री एंड ऑल द ग्रीन बीटल्स वर प्रेजेंट देयर। अचानक से देयर बाय समहाउ अ वेरिएशन क्रिएटेड एंड लीड्स टू द ब्राउन कलर बीटल। क्या वो ब्राउन कलर का बीटल उस ग्रीन कलर के पेड़ पे सर्वाइव कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आराम से प्रीडेटर उसको पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो इन एन हैबिटेट दे लिव, नॉट ऑल वेराइटीज हैव एन इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मॉडिफिकेशंस डिफरेंट पीपल और उनके हैबिटेट पे मेजरली डिपेंड करता है। अगर नेचर ने उसके इसी वेरिएशन को सिलेक्ट कर लिया होगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन अगर उस नेचर ने उसके इस वेरिएशन को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि अगर इस क्वेश्चन में आप भले अपने मन से ही आंसर बनाओ, भले अपने मन से ही कोई एक एग्जाम्पल बना लो, लेकिन एग्जाम्पल मेंशन करके जरूर आना, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एक छोटे से मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन पे। देखते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ओनली वेरिएशन दैट कंफर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एंड लेट मी टेल यू, ये आपके 2022 एंड 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि आप ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कैसे करोगे कि जिस इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन आया है वही वो उसको सर्वाइवल ऑफ एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। देखो, देयर इज अ 50-50% प्रोबेबिलिटी, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर नेचर, एक्चुअली depends on your habitat. If the variation suited the habitat, if the variation is according to the habitat, then it will definitely provide the survival advantage to the species. But if the variation is not accordance with the habitat or with the nature or with the change in the nature, then this variation will not provide the survival advantage to your species. ठीक है, तो it actually आपके nature और habitat पे depend करता है वो कैसा है, तभी आपकी बैक्टीरिया, तभी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वेरिएशन हो रही है वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो तो देखो भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको लिखना है। इफ यू वांट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो बस अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने ऐसा क्या बताया था, ऐसा क्या था कि उन्होंने मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ आपके पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि आपके मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस, जिसकी वजह से आपके मेंडल फूफा जी ने पी प्लांट को यूज किया था। देखो, सबसे पहला ये कि इट इज अ बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता था, ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड था। मतलब अगर आपके मेंडल फूफा जी ने एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको दूसरा प्लांट जल्दी ही मिल जाता था, वो शॉर्ट लिव्ड होता था, ठीक है। उसमें आपके पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, पी प्लांट के अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जिसको आप आराम से टेस्ट कर सकते थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, आपका एनुअल प्लांट था, पूरा साल भर उसको ग्रो करवा सकते थे, ठीक है। और इसमें आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको बहुत ज्यादा लेबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आराम से ग्रो हो सकता था बिना ज्यादा केयर करे। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से आपके मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। देखो, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। देखो बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया हुआ है मैं बताती हूँ। सॉरी, देखो, अगर एग्जाम में तुम्हारे पास 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक उसने दिया ब्राउन कलर का, एक दिया उसने ब्लू कलर का। सपोज करो उसने एक बार दिया था फ्लावर के कलर का कि वायलेट फ्लावर है और व्हाइट कलर का फ्लावर है। अब आपको वायलेट एंड व्हाइट कलर के फ्लावर में ये नहीं पता कि दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है, कौन सा रेसेसिव है, उस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। जब ऐसा सिनेरियो होता है, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, तो हमेशा हम मेंडल के कैरेक्टर्स के हिसाब से लेते हैं। उसने बताया था कि फ्लावर्स के कलर में वायलेट जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर के फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा रेसेसिव होते हैं। तो अंटिल एंड अनलेस आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, आप इसी चार्ट के अकॉर्डिंग लोगे सारी कैरेक्टरिस्टिक। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये पूरा का पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, याद रखना कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपका डोमिनेंट होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रेसेसिव होता है। इस पूरी टेबल के ऊपर वो एग्जाम में बहुत सारे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पूछते हैं, ठीक है। तो भाई ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कैसे किया था। तो देखो, मेंडल जो थे उन्होंने लिए थे प्योर टॉल प्लांट और उसको क्रॉस करवाया था, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था उनका। क्या करवाया था उनका? उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, ठीक है। मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए थे। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का मतलब क्या होता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट थे। मतलब टॉल वाले प्लांट कैपिटल टी थे और ड्वार्फ वाले प्लांट स्मॉल टी थे। अब बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम उन्हें कैसे पता कि कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव था? हमें पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कैपिटल लिख रही हूँ, स्मॉल टी लिख रही हूँ। उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने ऐसा कोई जेनेटिक मेकअप नहीं बताया था। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, क्योंकि अब मुझे पता है, उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट लिया और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। प्योर टॉल का मतलब ये होता है कि उसका जो होमोजाइगस था वो होमोजाइगस कंडीशन में था, एलील्स, और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में थे। और जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, ठीक है, जब इन्होंने प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ को क्रॉस पॉलिनेट किया था, तो उनको सारे के सारे पौधे टॉल मिले थे। इससे पहले, क्रॉस पॉलिनेशन करने से पहले उन्होंने गैमीट्स फॉर्मेशन करी। क्या करी? गैमीट फॉर्मेशन करी। तो गैमीट फॉर्मेशन क्या होगी? कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा 50% गैमीट्स में, कैपिटल टी होगा 50% गैमीट्स में, कैपिटल टी होगा। इसमें भी स्मॉल टी ही तो रहेगा भाई 50-50% में। अब ये एक टी को और ये एक टी को उन्होंने आपस में क्रॉस करा दिया और दिस वाज द जीनोटाइप। सारे के सारे पौधे उनको टॉल मिले थे और इसी जनरेशन को उन्होंने फर्स्ट फाइलियल जनरेशन दिया था। ये डोमिनेंट ट्रेट था, ये रेसेसिव
रेसेसिव ट्रेट था। कैरेक्टर उन्होंने कौन सा लिया था? हाइट का कैरेक्टर लिया था। हाइट का कैरेक्टर लेने के बाद उन्होंने क्या की? गैमीट फॉर्मेशन की। एक बना कैपिटल टी, एक बना स्मॉल टी। अब गैमीट फॉर्मेशन के बाद में उन्होंने क्या किया था? इसका करवा दिया था क्रॉस पॉलिनेशन। इसका क्या करवा दिया था? क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया था। तो कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, तो ये बना था उनका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज ऑल टॉल प्लांट्स। सारे के सारे टॉल प्लांट्स बने थे उनके किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में। लेकिन अब भाई यहां से आपके मेंडल फूफा जी का दिमाग हो गया खराब। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई उन्होंने लिए तो टॉल प्लांट भी थे, लिए उन्होंने छोटे वाले पौधे भी थे, लेकिन उनको फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल पौधे ही क्यों मिले? सिर्फ और सिर्फ टॉल पौधे ही क्यों मिले? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी F1 जनरेशन को, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। क्या करवा दिया? उन्होंने इसे सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर आप इसके गैमीट फॉर्मेशन करोगे, इसकी आपने गैमीट फॉर्मेशन करी, तो एक गैमीट आपका क्या बनेगा? एक गैमीट आपका कैपिटल टी बनेगा, एक गैमीट आपका स्मॉल टी बनेगा। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में लिखेंगे यहाँ पे गैमीट से, एक बना कैपिटल टी, एक बना स्मॉल टी, एक बना कैपिटल टी और एक बना स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या करवा रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला, एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। उन्होंने देखा कि उनको तीन प्लांट्स जो थे वो कैसे मिले? टॉल मिले, और एक प्लांट जो मिला उनको ड्वार्फ मिला। यहां से आपके फूफा जी परेशान हो गए कि F2 जनरेशन में उनको टॉल पौधे भी मिले और एक उनको ड्वार्फ पौधा भी मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां से उन्होंने एक लॉ दिया था आपका, देखो, मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, लेकिन उनको फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में सारे के सारे टॉल पौधे ही मिले। तो उन्होंने ये सोचा कि शॉर्ट वाले पौधे गए कहां? तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किए? उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, और देखो ये बने गैमीट्स आपके। सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद उनको F2 जनरेशन में उनको 25% जो पौधे थे वो कैसे मिले? शॉर्ट मिले, ड्वार्फ पौधे मिले, और जो उनको 3 पौधे थे वो उनको क्या मिले? टॉल मिले। F2 जनरेशन में 75% उनको टॉल मिले और 25% उनको ड्वार्फ मिले। और यहां से उन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे आपके, टॉल वाले भी गए थे, शॉर्ट वाले भी गए थे फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही हुआ जो टॉल था आपका फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया तो उनको ड्वार्फ पौधे भी मिले, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, और ये भी बताया उन्होंने कि शॉर्टनेस वाला ट्रेड भी इनहेरिट हुआ था, आगे पास ऑन हुआ था, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ टॉल वाला ही हुआ क्योंकि वो क्या था? डोमिनेंट था। और F2 जनरेशन में शॉर्टनेस वाला पौधा इसीलिए आपको दिख गया क्योंकि शॉर्ट वाला जो पौधा था वो कैसा था? आपका रेसेसिव ट्रेट था। इट वाज रेसेसिव ट्रेट, और रेसेसिव ट्रेट जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। किस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है? वो हमेशा और हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि रेसेसिव पौधा जो होता है वो हमेशा, जब तक उसका जीनोटाइप स्मॉल टी नहीं होगा, होमोजाइगस नहीं होगा, वो तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा। ये चीज दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक की, तो ध्यान से देखो, यहां पे 3 टॉल पौधे हैं। ठीक है, कितने हैं? सिर्फ फिनोटाइप देखना है। फिनोटाइप मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस। तो 3 पौधे हमको टॉल मिल गए और एक पौधा हमें छोटा मिल गया, तो दिस इज द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। जहां पे हमने उसके क्या देखे? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे। हमने क्या देखे? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे। 3 टॉल मिला, एक ड्वार्फ मिला। अब अगर हम बात करें उसके जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक की, जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब हम उसका जीनोटाइप, जीन्स भी देख रहे हैं, तो एक हमको प्योर टॉल मिला। प्योर टॉल का मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में था, कैपिटल टी में था। 2 पौधे हमको हाइब्रिड टॉल मिले। हाइब्रिड टॉल का मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और एक पौधा आपको होमोजाइगस ड्वार्फ मिला। तो एक पौधा आपको
कैपिटल टी मिला, दो पौधे आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिले और एक पौधा आपको स्मॉल टी मिला। दिस इज द जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक 1:2:1 इज द जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द F2 जनरेशन। और यहां से उन्होंने जो लॉ दिया था उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये रहा आपका स्टेटमेंट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ जो आपको अच्छे से याद करके जाना है कि आउट ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, मतलब हमने शॉर्टनेस वाला पौधा भी लिया था, टॉलनेस वाला भी पौधा लिया था। ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द अदर वन अनएक्सप्रेस इज द रेसेसिव कैरेक्टर, विच इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। की डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, उसकी प्रेजेंस में जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था वो सप्रेस हो गया और वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। F2 जनरेशन में वो इसलिए एक्सप्रेस हुआ क्योंकि वो दोनों क्या आ गए, होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, और होमोजाइगस कंडीशन में ही आपका सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, इसके ऊपर क्रॉस आएगा, प्लीज याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की। देखो बच्चों, मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही बोल चुकी हूँ, हेरिडिटी चैप्टर से बहुत ही हलवा क्वेश्चंस आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर दिमाग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंसेप्ट कि अगर आपने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस का अच्छे से कंसेप्ट समझा है, कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता ये क्वेश्चन सॉल्व करने से, सच बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मुझे भाई सारे ही आपके क्वेश्चंस इजी लगते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज। देखो अब उसने बोला है कि जीन ऑफ अ रेड हेयर इज रेसेसिव, तो क्या हम रेड हेयर के लिए स्मॉल आर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, क्योंकि रेसेसिव जीन को हमेशा स्मॉल लेटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, जीन फॉर ब्लैक हेयर जो है आपका, द जीन फॉर रेड हेयर इज रेसेसिव टू जीन फॉर ब्लैक हेयर, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक हेयर क्या हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया। ब्लैक हेयर को हम कैपिटल आर से नहीं, हम लोग यहाँ पे कैपिटल बी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक हेयर आपका डोमिनेंट है तो हमने ये लिया कैपिटल बी, दैट इज द ब्लैक हेयर, ठीक है। और उसने बोला था रेड हेयर जो है वो आपका रेसेसिव है, तो हम यहाँ ले लेंगे स्मॉल b, ठीक है। What will be the hair color of the child if he inherits a gene for red color from his mother and a gene for black hair from his father? तो क्या यही कंडीशन नहीं होगी आपके चाइल्ड की, दैट इज कैपिटल B एंड स्मॉल b? तो क्या उसके फादर से उसको एक ब्लैक हेयर मिला और जीन फॉर ब्लैक हेयर मिला, और मदर से उसको जीन ऑफ रेड हेयर मिला, तो क्या यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी चाइल्ड की? क्या उसके अंदर ब्लैक कलर के हेयर्स नहीं होंगे? क्योंकि B वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लैक वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज डोमिनेंट इन नेचर, तो डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो कैन यू एक्सप्रेस विद दिस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट? बहुत इजी है भाई, इसको क्या ही एक्सप्रेस करना। कैपिटल बी ये आपके फादर का कैरेक्टर था, क्रॉस्ड विद स्मॉल b जो आपके मदर का कैरेक्टरिस्टिक था, तो एक भाई गया कैपिटल B, एक भाई गया स्मॉल b। दिस इज द ब्लैक हेयर जीन जो कि आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, विच इज इन दी हेटेरोजाइगस कंडीशन। उसने साफ बोला भाई एक रेड कलर का जीन गया है और एक ब्लैक कलर का जीन गया है, तो अगर ब्लैक हेयर का जीन गया है तो ऑब्वियस सी बात है भाई ब्लैक हेयर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव आपका डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होता है। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन a Mendelian experiment consisted of a breeding pea plant bearing white flowers with a pea plant bearing violet flowers with pea plant bearing white color flower। अच्छा, अभी जब मैं आपको वो एक टेबल दिखा रही थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि एग्जाम में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास मेंशन नहीं होगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रेसेसिव है। देखो ये वही सेम क्वेश्चन है जिसमें मेंशन नहीं है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपका डोमिनेंट है लेकिन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रेसेसिव है। आपको जब मैंने टेबल बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि वॉयलेट वाला जो कलर होता है दैट इज ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर, ठीक है, वो हमेशा डोमिनेंट होता है क्योंकि आपके मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके व्हाइट की, तो व्हाइट क्या रेसेसिव नहीं था, व्हाइट हमेशा रेसेसिव ही रहता है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी? तो भाई आपका वायलेट फ्लावर्स कैपिटल V ले लेंगे, क्रॉस करेंगे स्मॉल v से, तो क्या कैपिटल V स्मॉल v
भी ऑल वायलेट कलर फ्लावर आपको दिखेंगे F1 प्रोजनी में, लेकिन वो कैसे होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे इन कंडीशन, दे आर हेटेरोजाइगस इन नेचर। एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी रहेगा, सारे वायलेट कलर के फ्लावर्स रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, F1 प्रोजनी में सारे वायलेट कलर के फ्लावर्स होंगे, क्योंकि वायलेट कलर जो होगा वो आपका डोमिनेंट होगा एंड व्हाइट कलर का फ्लावर जो होता है वो रेसेसिव होता है। तो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। सिंपल सा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, how did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in an organism? And let me tell you, this is one of the case based question का sub part in your 2023-24 का question paper। 2023-24 का जो previous year question paper है उसमें जो तुम्हारा set 1 में CBQ case based question का एक सब पार्ट था, वो सेम क्वेश्चन है ये, कि मेंडल ने ये कैसे एक्सप्लेन किया था कि ट्रेट्स इनहेरिट तो होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं होते बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने क्या किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, जहां पे उसने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक आपके टॉल वाले भी गए थे, कैरेक्टरिस्टिक आपके शॉर्ट वाले भी गए थे, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ टॉल वाला हुआ था, क्योंकि वो क्या था? आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था, और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रेजेंस में कभी भी रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इसी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेट्स जो होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। शॉर्ट वाला ट्रेट इनहेरिट तो हुआ था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि वो आपका क्या था? रेसेसिव था, और डोमिनेंट के प्रेजेंस में रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए होए, बट अब हमारा आ गया डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अच्छा बताओ भाई, ये सारे क्वेश्चन इजी थे? सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे आपके? कोई बहुत ज्यादा अक्कल लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी? मेरे हिसाब से तो सारे इजी क्वेश्चन थे। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे से आप क्रॉस पढ़ करके जाओगे उतने अच्छे से आप ये क्रॉस वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। क्या क्या सिनेरियोज इसमें आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, तो बस आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके डायहाइब्रिड क्रॉस की। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? यहां पे आपके मेंडल फूफा जी ने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक साथ में लिए थे। यहां पे उन्होंने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? उन्होंने राउंड एंड येलो कलर के सीड लिए थे। ठीक है, सीड का कलर लिया था, राउंड एंड येलो कलर का सीड कलर, एंड सीड का शेप लिया था। सीड का कलर एंड सीड का शेप उन्होंने साथ में लिया था। ठीक है, और एक रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का सीड था। कैसा था? एक उनका रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का सीड था। सीड कलर और सीड शेप को उन्होंने साथ में क्रॉस करवाया था डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो देखो भाई, हुआ क्या था? उन्होंने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, उसी को ही हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सीड का कलर एंड सीड का शेप। क्या किया था उन्होंने? राउंड एंड येलो कलर के सीड्स को, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब मैंने दो बार आर इसीलिए लिखा है क्योंकि अलील्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और येलो कलर को भी कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर के सीड्स को स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इन्होंने क्या करवा दिया था? इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया था। क्या करवा दिया था? क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया था। तो इसके गैमीट्स क्या बनेंगे? इसके गैमीट्स क्या बनेंगे दोनों के? इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपका F1 जनरेशन क्या हो गया? आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या बता सकते हो F1 जनरेशन क्या होगी इसकी? इसकी जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी? राउंड कलर की और येलो कलर के सीड्स होंगे, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। लेकिन क्या होंगे? हेटेरोजाइगस। देखो, सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला कंसेप्ट लगना है यहाँ पे, बस दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। पहले ये गैमीट फॉर्मेशन करी, गैमीट्स बना एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज द F1 जनरेशन बन गई। ठीक है, यहां का कंसेप्ट उनको समझ में आ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग लगा लिया था कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, तो यहां से उनको दिमाग लग गया था कि राउंड एंड येलो कलर के जो सीड्स हैं आपके वो डोमिनेंट हैं आपके। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था? दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि क्या ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लेने के बाद मुझे कोई तीसरा चौथा नया कॉम्बिनेशन मिल सकता है, बिल्कुल डिफरेंट सा, कि येलो कलर का सीड ऑरेंज में बदल रहा है, राउंड कलर का सीड अजीब सा हो रहा है।
मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट सा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा मुझे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसी F1 जनरेशन को क्या करवा दिया था, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया था। क्या करवा दिया था, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से पहले उन्होंने क्या किया था, गैमीट फॉर्मेशन करवाई थी। तो अगर आप लोग कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का गैमीट फॉर्मेशन करोगे तो 4 तरीके के गैमीट्स बनते हैं आपके। एक बनाना है कैपिटल R कैपिटल Y, एक बनाना है कैपिटल R स्मॉल y, एक बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y, एक बनेगा स्मॉल r स्मॉल y। एंड दिस इज द एंटायर पनेट स्क्वायर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बना था, जिसमें से उनको 9 सीड्स जो थे कैसे मिले थे, राउंड भी मिले थे, येलो भी मिले थे आपके, विच इज दी पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, विच इज दी पेरेंट ट्रेट। पेरेंट ट्रेट था भाई राउंड एंड येलो कलर के सीड्स, और एक सीड जो था उनको कैसा मिला था, रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला था। कैसा मिला था, रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला था। तो उनको 9 और 1 पौधा जो है पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मिला था। 9 पौधे और 1 पौधा उनको पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मिला था। रेस्ट जो 6 पौधे थे उनके, वो बिल्कुल ही अलग कॉम्बिनेशन के थे, जहां पे डोमिनेंट और रेसेसिव ने अपने आप को क्या कर दिया था, दिखा दिया था। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा था, यहाँ पे येलो कलर था। येलो कलर डोमिनेंट है, ठीक है, येलो कलर डोमिनेंट है, लेकिन दिखा किसके साथ, एक रेसेसिव ट्रेट के साथ दिखा। रिंकल्ड एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन कलर का सीड दिखा। एक डोमिनेंट था, एक रेसेसिव था। क्या था आपका, एक डोमिनेंट था, एक रेसेसिव था। अब यहां से भाई उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने 2 तरीके के आपको लॉज दिए। एक उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, एंड एक दिया उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है आपका। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने ये बताया कि जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके, कैपिटल T या कैपिटल R, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है दे गेट सेपरेटेड। कैपिटल R ये वाला अलग हो जाता है, ये वाला कैपिटल R अलग हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल R स्मॉल r लूंगा तो ये कैपिटल R अलग हो जाता है, ये स्मॉल r अलग हो जाता है। यही रीजन से आपको डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ दिखा। मतलब आप दिमाग लगा सकते हो। मैंने बोला था फर्स्ट वाले उसमें कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रेजेंस में रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगा, लेकिन वहां तो दिख गया, वहां तो दिख गया। इससे आप क्या लगा सकते हो कि डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक रेसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक से सेपरेट हो गया था। कहां क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था। किस टाइम पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम पे, कि जब हमने गैमीट फॉर्मेशन करी तो डोमिनेंट ट्रेट अलग हो गया, रेसेसिव जीन अलग हो गया। ये दोनों अलग अलग हो गए, एंड अलग अलग होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने खुद का अपना अलग से पेयर बनाया, इंडिपेंडेंट पेयर बनाया। क्या बनाया, दे 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्या हुआ, पेयर इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली पेयर हुए। कैपिटल R आपका कैपिटल Y के साथ अलग पेयर हुआ, कैपिटल R स्मॉल y के साथ अलग पेयर हुआ, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ अलग पेयर हुआ, स्मॉल r स्मॉल y के साथ अलग पेयर हुआ। इसी तरीके से आपको डोमिनेंट एंड रेसेसिव का भी कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला था। देखो लिखा हुआ है 2 members of pair of factors का मतलब यहाँ पे जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये आपके क्या है, जीन्स ही तो है, अलील्स ही तो है। दे गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कैपिटल R अलग हो जाता है, स्मॉल r अलग हो जाता है। ये आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि डोमिनेंट वाला जो जीन है वो रेसेसिव वाले जीन को साथ में लेकर के जा रहा है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो अलग अलग हो जाते हैं और रैंडमली कंबाइन होते हैं, अपने आप ही कंबाइन होते हैं, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में डोमिनेंट वाला अलील रेसेसिव वाले अलील से सेपरेट हो जाता है, वो दोनों साथ में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं कंबाइन होकर के। तो इट डज नॉट डिपेंड कि भाई वो दोनों कैसे कहां प्रेजेंट हैं। और इन्होंने क्या किया, यही दोनों कंट्रास्टिंग पेयर्स क्या करे, जब गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स में रैंडमली वो कंबाइन हुए, तो कंबाइन की वजह से आपको 2 नए कैरेक्टरिस्टिक, मतलब डोमिनेंट एंड रेसेसिव का कैरेक्टर, 2 नए कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल गए। 2 नए कॉम्बिनेशन कौन से थे, एक आपका रिंकल्ड एंड येलो कॉम्बिनेशन था कि एक भाई आपका डोमिनेंट है, ये आपका डोमिनेंट था लेकिन ये आपका रेसेसिव था, और एक आपको राउंड एंड ग्रीन कलर का दिखा।
ग्रीन आपका रेसेसिव था, लेकिन राउंड आपका क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन जो होता है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होता है, डोमिनेंट वाला अलील अलग हो जाता है, रेसेसिव वाला अलील अलग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील को लेकर के साथ में आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। डोमिनेंट वाला अलील किसी भी रेसेसिव अलील के साथ कंबाइन हो सकता है, रेसेसिव वाला अलील किसी भी डोमिनेंट के साथ कंबाइन होकर के कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन शो कर सकता है। तो देखो बच्चों, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को स्टेटमेंट चाहिए तो दीज टू आर द स्टेटमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एग्जाम में आएगा तो यही सेम छाप करके आ सकते हो, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटेड अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस की भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, Why did Mendel carry out experiment to study inheritance of two traits in garden P? देखो उसने दो ट्रेट पूछ लिया घुमा करके कि उसने एक्सपेरिमेंट जो है वो गार्डन पी के ऊपर क्यों किया। गार्डन पी के ऊपर इसलिए किया था क्योंकि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो इजिली आप सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हो। व्हाट वर हिज फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन F1 एंड F2 जनरेशन? F1 जनरेशन में हमेशा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो होता है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो होता है, और F2 जनरेशन में जो रेसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं शो हुआ था वो भी शो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या आ जाता है, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है। तो दिस वाज द कंक्लूजन गिवन इन F1 एंड F2 प्रोजेनी, ठीक है। स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन सा रेशियो मिला था उसको, 1:2:1 का रेशियो मिला था उनको फिनोटिपिक का, एंड 3:1 रेशियो मिला था उनको जीनोटिपिक का। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है क्योंकि अबव मेंशन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, मतलब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस ऊपर शायद मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, बट जो केस होगा अगर डाईहाइब्रिड का है तो आपको डाईहाइब्रिड का मेंशन करना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड का है तो मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड में आपको डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंशन करना पड़ेगा, एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंशन करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो, moving on to the next question, how did Mendel's experiment show that different traits are inherited independently? और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंशन करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील को साथ लेकर के आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, एंड दे गेट रैंडमली कंबाइन, वो रैंडमली कंबाइन होते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे। और यही रैंडम कॉम्बिनेशन की वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें दो नए कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले थे, दैट इज राउंड एंड ग्रीन आपको देखने के लिए मिला था, एंड रिंकल्ड एंड येलो कलर के सीड्स आपको देखने के लिए मिले थे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, एंड साथ साथ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि भाई क्या आपको लिखना है, तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, साथ साथ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन अ प्योर ब्रीडिंग pea plants, one with a round and green seed, okay, and the other with wrinkled and yellow seed, ठीक है। राउंड कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन कलर के सीड्स थे, ठीक है आपके, एंड अदर वन इज द रिंकल्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो F1 जनरेशन भाई यही बनेगी, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन बना लो, डोमिनेंट तो हमेशा यही है, तो डोमिनेंट की प्रेजेंस में आपका कभी भी रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होंगे, राउंड एंड येलो कलर के सीड्स होंगे, राउंड एंड येलो सीड्स होंगे, ठीक है। F1 जनरेशन का फिनोटाइप बता दिया। Write the different type of F2 progeny obtained with their ratio when the F1 progeny was selved. क्या बना था, 9:3:3:1 बना था, जिसमें 9 पौधे आपके कैसे थे, राउंड एंड येलो थे, ठीक है। 3 पौधे आपके राउंड एंड ग्रीन थे, 3 पौधे आपके रिंकल्ड एंड येलो थे,
एंड एक पौधा क्या था आपका, रिंकल्ड एंड ग्रीन था, जो कि आपका पेरेंटल ट्रेट था, ठीक है। तो ये हो गए आपके F1 प्रोजेनी। जब आपने सेल्फ करी थी तो दिस वाज द फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 बना था, जो कि F1 प्रोजेनी का पार्ट था, ठीक है। चलो moving ahead with the next, that is आपका sex determination and this is one of the important topic। मतलब आप 5 साल का पेपर उठा करके देख लो, कोई ऐसा सबसेट नहीं है, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक उन्होंने नहीं दिया हो। तो आप लोग को पता है भाई, मेल में क्या होते हैं, X and Y क्रोमोसोम्स होते हैं एंड फीमेल कंटेन्स दी X and X क्रोमोसोम। तो 50% स्पर्म में 50% स्पर्म जो होता है उसके अंदर X क्रोमोसोम होते हैं एंड रिमेनिंग 50% स्पर्म में क्या होते हैं, 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे एग में, ओवा में 100% क्या प्रेजेंट होते हैं, XC क्रोमोसोम। तो जब आपका X वाला स्पर्म X वाले क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करेगा, मतलब बनेगा X एंड X, दैट इज द गर्ल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जब Y वाला क्रोमोसोम X को फर्टिलाइज करेगा तो X एंड Y बनेगा, दैट इज बॉय चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी एंड दिस इज द एंटायर सेक्स डिटर्मिनेशन। जिससे क्वेश्चन ये आता है कि बोथ ऑफ देम पेरेंट्स में से किसका क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल क्रोमोसोम, फादर इज मेन रिस्पॉन्सिबल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि उसी के पास ही X एंड Y क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होती है। फीमेल्स में तो दोनों ही X एंड X क्रोमोसोम होते हैं। तो जब Y वाला क्रोमोसोम X के साथ कंबाइन होता है तब बॉय चाइल्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एक्चुअली में आपका जो मेल होता है उसके क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड फिक्स्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्टेप इन द ह्यूमन बीइंग्स। भाई फर्टिलाइजेशन स्टेप्स में क्या हो रहा होता है, गैमीट्स ही तो कंबाइन होते हैं भाई, X एंड Y गैमीट्स होते हैं और यहाँ पे X गैमीट होता है। तो जब X वाला गैमीट X के साथ कंबाइन होगा तो XX बनेगा, Y वाला गैमीट जब X के साथ कंबाइन होगा तो XY बनेगा। तो इसी तरीके से सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन होता है, जहां पे आपको ये वाला क्रॉस बनाना पड़ेगा कि भाई जो स्पर्म होता है उसके अंदर जिस टाइप का क्रोमोसोम, या तो X क्रोमोसोम या तो Y क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, गैमीट्स का ही तो फ्यूजन हो रहा होता है, स्पर्म एंड ओवम का ही तो फ्यूजन होता है। नेक्स्ट, दैट इज द मीडियम लेवल क्वेश्चन कि इन अ फैमिली ऑफ 4, दिस इज द सैंपल पेपर क्वेश्चन। इस बार का जो सैंपल पेपर आया था आपका 2024 एंड 25 वाला, उसका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये कि इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल, फादर पजेस द लॉन्ग ईयर्स एंड द मदर पजेस द शॉर्ट ईयर्स, ठीक है। लॉन्ग ईयर्स के लिए कैपिटल L ले लेते हैं, स्मॉल ईयर्स के लिए स्मॉल l स्मॉल। इफ पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रेसेसिव ट्रेट, तो मैंने प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रेसेसिव ले लिया है। तो F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू एन अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द जेनेटिक makeup of the F2 generation, show a suitable cross respectively, and F1 married to the unrelated individual of the same genotype। तो F1 प्रोजेनी क्या होगी, एक होगा कैपिटल L, एक होगा स्मॉल l। इसको हमने सेल्फ क्रॉस करवा दिया कैपिटल L, एक मिनट, इसको हमने सेम जीनोटाइप कैपिटल L स्मॉल l से क्रॉस करवा दिया तो क्या बनेगा, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल L कैपिटल L, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल L स्मॉल l, स्मॉल l स्मॉल l। तो दिस विल बी द F2 जनरेशन, दिस विल बी द F2 जनरेशन। उन्होंने घुमा फिरा करके आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछा है। क्या पूछा है उन्होंने, घुमा फिरा करके आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ फादर हैड अ शॉर्ट ईयर्स एंड अ मदर हैड लॉन्ग ईयर्स एंड बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर देयर एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स। तो फादर का यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, फादर का यहां पे आपका हटा देती हूं, फादर के आपके स्मॉल ईयर्स हैं, ठीक है, स्मॉल l, मदर का आपका कैपिटल L है। एंड एक्सप्लेन व्हाट विल इफेक्ट विल हैव ऑन द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकर इन द F2 जनरेशन इफ F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू द अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप। ओहो, वही सेम क्वेश्चन है, उन्होंने घुमा फिरा करके फादर और मदर के जीन्स को इंटरचेंज कर दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने फादर एंड मदर के जीन्स को इंटरचेंज कर दिया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही उन्होंने ऑल टोटल पूछा है, तो सेम जेनेटिक मेकअप होगा जो अभी मैंने आपको क्रॉस बना करके बताया था, ठीक है। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है,
ये कि देखो आप लोग को ऐसे ही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो सब हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि आपके पास मैक्स टू मैक्स बस आपके पास 20-25 दिन बचे हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने में। आपके पास बहुत अच्छा मौका है सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, डाउट्स पूछने का, हर एक चीज का रिविजन करने का फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। हम सब आपके लिए लेकर के आए हैं योद्धा क्रैश कोर्स। लेट मी टेल यू, बस सुन लेना क्या है, डिसाइड करना ना करना आपके ऊपर रहेगा। सबसे पहली चीज, आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पे 6 दिन पे सेशंस होने वाले हैं। सब में आपका रिवीजन होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास 800 प्लस क्वेश्चंस होंगे। वो 800 क्वेश्चन प्लस कहां से आने वाले हैं पता है आपको? क्योंकि इसी क्रैश कोर्स के साथ आपके पास फ्री में योद्धा टेस्ट सीरीज होगी। यस यू हर्ड इट राइट, फ्री में, जहां आपके पास फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100, बायो के 100, इवन हिंदी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो आप इसी क्रैश कोर्स के अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल्स वेबसाइट में मेंशन है। बस कुछ नहीं करना, आपको जाना है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो मेरा सेशन है उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। मैं आपको दिखा देती हूं कि मेरा सेशन कहां पे है। देखो ये गए हम लोग यूट्यूब पे, जस्ट अ सेकेंड, ये गए आप लोग यूट्यूब पे। बस खोलना हमारा चैनल और मेरा जो सेशन चल रहा है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक जो है बस वो लिंक है, जाइए लीजिए और धमाका मचाइए, ठीक है। तो देखिए भाई आपको दिखा देती हूं, ये हमारा चैनल है प्यारा सा वेदांतु, ये हमारा चैनल है क्लास 10 रैंक प्लस का, ठीक है। और देखिए कोई भी लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, सारे के सारे सेशंस में, इसका हमने एक अलग से सेशन लिया था। देखिए इसी एक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ये रहा आपका पहला लिंक। इसी लिंक को क्लिक करिएगा, आपको सारी डिटेल्स जो अभी मैंने आपको बताई हैं, वो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, डाउट सॉल्विंग की हो या फिर आपके रिविजन की हो, सब कुछ इसी में ही मेंशन है। मात्र आपका 999 का है, जिसमें मैथ्स की अलग क्लासेस, एसएसटी की अलग, इंग्लिश की है, इंग्लिश की है, यस गाइस इंग्लिश की भी है क्लासेस। तो मैं भूल गई थी बट आपको बताना जरूरी था, इंग्लिश की भी क्लासेस है आपकी, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सबकी क्लासेस अवेलेबल है। क्या है बीच में आकर के आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया अच्छे खासे, अब मुझे कट करवाना पड़ेगा इतना बड़ा सेशन। क्यों कट करवाना है? कट नहीं करना है, ओरिजिनल। ये अभिषेक सर आकर के मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं बच्चों। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एसएसटी, इवन इंग्लिश की भी क्लासेस आपकी अवेलेबल है। मैंने गलती से हिंदी बोल दिया था बट ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश, एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी क्लासेस अवेलेबल है। सब कुछ करवाना है तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है रिविजन एंड सब कुछ प्रैक्टिस करने का। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि आप हमारे साथ ही पढ़ने वाले हैं, आपके पास सुनहरा मौका है बोर्ड्स में टॉप करने का। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, मौका आपके पास है, तो बस उसको यूटिलाइज करिए। मात्र 999 का है भाई, इतने में तो तुमने पूरी साल भर की कोचिंग नहीं की होगी अपनी। चलो फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस आप लोगों के लिए एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन तो हो जाए। तो लेट मी टेल यू, ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बुकलेट का होने वाला है। कॉम्पिटेंसी कौन सा बुकलेट? जो आपके मतलब जो आपकी सीबीएसई ने रिलीज किया था ना, उसी कॉम्पिटेंसी बुकलेट के अंदर ये सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि आप सब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे हैं। तो मुझे सबका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। मेक श्योर जरूर करिएगा सेशन के एंड के बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता रहे हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दिस इज द एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली द डिफिकल्ट क्वेश्चन कि देखते हैं भाई इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमेंट्स होंगे तो दैट मींस ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, और अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो भाई अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। इस क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।